मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेष उद्देश्य पुस्तकें। चैप्टर नंबर 5 है ये। इसे सहायक बही, इसमें जो है इसे विशेष उद्देश्य पुस्तकों को हम सहायक बही भी कहते हैं। तो आज हम सहायक बही का पार्ट 1 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 में क्या क्या है, सहायक बहियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में विस्तार से हम इसमें पढ़ाई करेंगे। तो आज थोड़ा सा जो सेक्शन है वो थ्योरी सेक्शन से हम शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से बही, उसके बारे में पहले शब्दावली में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी बहियाँ होती है। तो यहाँ पर देखिए शब्दावली में दिया हुआ है। शब्दावली में क्या दिया है देखिए, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य विपत्र बही, देय विपत्र बही और मुख्य जनरल। तो हमको इन सब के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है। उसके पहले यहाँ पर देखिए लेखा शास्त्र की बहियाँ। लेखा शास्त्र की बहियाँ में जो है क्या क्या बहियाँ हैं, सहायक बहियाँ और एक मुख्य बही होती है। ठीक है, लेखा शास्त्र की बहियाँ में जो सहायक बही है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है रोजनामचा। ये जो है मुख्य बही है एक प्रकार की। और इसमें है यहाँ पर देखिए रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही और क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य बिल बही, देय बिल बही और मुख्य जनरल। क्या रोकड़ बही को कैश बुक, परचेज बुक, क्रय बही को और विक्रय बही को सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवल बुक, बिल पेबल बुक और जनरल प्रॉपर। ठीक है, तो इस प्रकार के इतने सारे बहियाँ हैं। रोकड़ बही मतलब कैश बुक का अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे। अभी जो है हम रोकड़ बही का अध्ययन नहीं करेंगे, बाकी सभी बहियों का अध्ययन करेंगे। खाता बही में देखो व्यक्तिगत बही होता है, लेनदार बही, देनदार बही और सामान्य बही और अव्यक्तिगत बही। तो लेखा शास्त्र की बहियाँ यहाँ पर दिया हुआ है, कैटेगरी बांट दिया गया है। एक रोजनामचा मतलब दैनिक जो एंट्री करने की जो बहियाँ होती हैं ये इस प्रकार की होती हैं। और खाता बही में किस प्रकार की बहियाँ होती हैं, तो खाता बही में इस प्रकार की बहियाँ होती है, इसके बारे में बताया गया है। रोजनामचा का मतलब है दैनिक दैनिक जो पंजी होती है, जो जिसमें लेन देन को हमेशा लेन देन को लिखा जाता है। तो उन सारे व्यवहारों को जो सीधे अन्य खाता बही में खतौनी न कर उन्हीं बहियों में कर दिया जाता है। तो उन बहियों का यहाँ पर जो है दिया हुआ है। ठीक है, नाम दिया हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर से शब्दावली से पहले भी हम यहाँ पर समझते हैं परिचय को। तो परिचय में देखिए, जिन व्यवसायों में लेन देनों की संख्या कम होती है वहाँ केवल जनरल से काम चल जाता है। जनरल मतलब पंजी प्रविष्टि जो होता है उससे क्या हो जाता है, काम चल जाता है। जो हमारा मुख्य जनरल होता है उससे काम चल जाता है। लेकिन जहाँ लेन देनों की संख्या अधिक होती है या व्यवसाय का आकार बड़ा होता है वहाँ एक जनरल में सभी लेन देनों का लेखा करना असुविधाजनक मालूम पड़ता है। अतः बड़े व्यावसायिक गृहों में रोजनामचे का उपविभाजन किया जाता है और विशेष उद्देश्य वाली सहायक पुस्तकें रखी जाती है, जिन्हें सहायक पुस्तकें कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यवसाय जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, व्यवसाय का आकार जो है बड़ा होता है, उसके हिसाब से जो है बहियों की आवश्यकता होती है। तो बहियाँ जो है मेन मुख्य रूप से जो है बहियों की आवश्यकता तब होती है जब व्यवसाय जो है बड़े आकार पर हो और बड़े आकार में बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, इन सब का लेन देन बड़ी मात्रा में होते हैं, एक से अधिक होता है। छोटे व्यवसाय में क्या होता है, एक ही पुस्तक में आप उसी को लिख देंगे तो चल जाएगा, मतलब एक ही बहियों में सारा लेन देन का हिसाब रख सकते हैं। लेकिन जो बड़े व्यवसाय होते हैं उसमें एक ही पुस्तक में सभी प्रकार के लेन देन का हिसाब रखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए जो है अलग अलग बहियाँ बनानी पड़ती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है सहायक बहियों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए शब्दावली में कुछ बहियाँ हैं। तो पहला जो बही है वो है क्रय बही। क्रय बही को हम क्या बोलते हैं, परचेज बुक। तो क्रय बही क्या है, तो हमको समझना है कि क्रय बही से मतलब देखिए क्रय खाता अलग होता है, क्रय बही अलग होता है। जो भी हम उधार सामान खरीदते हैं, उधार माल खरीदते हैं, व्यवसाय में विक्रय है तो जो भी माल खरीदा जाता है वो उधारी में खरीदा जाता है, तो उसका लेखा करने के लिए जो बही बनाई जाती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रय बही कहते हैं। मतलब उधार जो सामान है उसका लेखा करने हेतु बनाई गई जो बही है वो क्या कहलाती है, क्रय बही। यहाँ पर लिखा है उधार क्रय किए गए माल का लेखा जिस बही में किया जाता है उसे क्रय बही या बीजक बही मतलब इनवॉइस बुक कहते हैं।
ठीक है। तो उधार क्रय किए गए माल का लेखा जिस बही में किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, क्रय बही कहते हैं या बीजक बही कहते हैं। यहाँ पर देखिए विक्रय बही, सेम जैसे क्रय बही में उधार जो क्रय है उसका लेन देन करते हैं, उसी प्रकार विक्रय बही में उधार बेचे गए माल का क्या किया जाता है, लेखा किया जाता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे उधार बेचे गए माल का लेखा जिस बही में किया जाता है उसे विक्रय बही या विक्रय रोजनामचा कहते हैं। क्लियर हो गया। मतलब जो भी सामान हम बेच रहे हैं और उधारी में बेच रहे हैं उन सब का लेखा कहाँ होगा, विक्रय बही में किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्रय वापसी बही। क्रय वापसी बही क्या होता है, तो क्रय वापसी बही का मतलब होता है हम अगर कोई सामान क्या करते हैं, खरीद करके लाए रहते हैं, कहाँ से मतलब किससे खरीद के लाएंगे, हम हमेशा जो है सामान जो है किससे खरीदते हैं, तो हम कोई भी सामान जो है हम अपने विक्रेता से खरीदेंगे, मतलब बड़े व्यापारी से खरीदेंगे। ठीक है। तो विक्रेता से कोई भी सामान जो है खरीद करके ला रहे हैं, विक्रेता से कोई भी सामान हम खरीद करके ला रहे हैं, तो इस विक्रेता से सामान को हम क्या करते हैं, वापस करेंगे। विक्रेता को जब सामान हम वापस करते हैं, सामान को क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हम खरीद करके लाए हैं और वापस कर रहे हैं तो वो कहलाएगा क्रय वापसी। क्रय वापसी। ठीक है। वो क्या कहलाएगा, क्रय वापसी कहलाएगा। ठीक। तो आपको समझना है कि खरीदे गए व्यापारिक माल जिन्हें किन्हीं कारणवश वापस किया जाता हो, खरीदे गए माल जिन्हें किसी कारणवश क्या किया जाता हो, वापस किया जाता हो, उनका लेखा क्रय बही में किया जाता है। ठीक है। खरीदे गए माल, व्यापारिक माल जिन्हें किसी कारणवश वापस किया जाता है उनका लेखा कहाँ किया जाएगा, तो क्रय वापसी बही में किया जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं विक्रय वापसी बही। विक्रय वापसी बही में क्या होता है, हमने क्या किया, क्रेता होता है और विक्रेता होता है। तो विक्रेता क्या करता है, क्रेता को माल बेचता है, ये बेच दिए, लेकिन किसी कारणवश क्रेता क्या कर रहा है, सामान को क्या रहा है, वापस कर रहा है, किसी कारणवश से वापस कर रहा है। तो जब क्रेता वापस करेगा तो क्या कहलाएगा, विक्रेता के लिए वह क्या कहलाएगा, ये बेचा था विक्रेता, इसलिए विक्रेता के लिए क्या हो जाएगा, ये विक्रय वापसी। इसलिए क्या हो जाएगा, विक्रय वापसी। विक्रेता के लिए क्या हो जाएगा, विक्रय वापसी, क्योंकि विक्रेता बेचा रहता है और क्रेता उसको लौटा देता है। तो क्रेता जब विक्रेता के पास आता है तो क्या होगा, विक्रय वापसी। लेकिन अगर विक्रेता खरीदा है या क्रेता खरीदा है ना। अब इसको जस्ट उल्टा करेंगे तो यहाँ पर होगा क्रेता और यहाँ पर होगा विक्रेता। तो विक्रेता को जब क्रेता जो है सामान क्या करता है, वापस करता है, तो क्रेता की पुस्तकों में क्या होगी, क्रय वापसी होगी, क्रय वापसी। ठीक है। लेकिन विक्रेता की पुस्तकों में वही क्या कहलाती है, विक्रय वापसी कहलाती है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद चलते हैं, तो जो भी है क्रय वापसी और विक्रय वापसी को आप समझ गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्या, प्राप्य पत्र बही। तो प्राप्य पत्र बही मतलब भुगतान स्वरूप व्यापारी को प्राप्त बिल, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र या विलेख का प्रारंभिक लेखा करने की बही को प्राप्य पत्र बही कहते हैं। विपत्र के बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सामान्य रूप से समझना है कि भुगतान स्वरूप व्यापारी को प्राप्त बिल, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र या विलेख का प्रारंभिक लेखा करने, विलेख जो भी मतलब विपत्र प्राप्त हो रहा है, हुंडी प्राप्त हो रहा है या प्रतिज्ञा पत्र प्राप्त हो रहा है, उसका लेखा करने के लिए, प्रारंभिक लेखा करने के लिए जो बही बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, प्राप्य बिल विपत्र बही कहते हैं। अब प्राप्य विपत्र क्या होता है इसको समझना है। तो प्राप्य विपत्र जो है, प्राप्य विपत्र ये शब्द दिया है, तो प्राप्य पत्र क्या होता है, तो प्राप्य विपत्र क्या होता है, तो जब भी कोई सामान जो है विक्रेता बेचता है, कब बेचता है, उधारी में, तो उस समय अगर उधारी, जब भी विक्रेता क्या करता है, कोई सामान उधार बेचता है, तो विक्रेता क्या करता है, एक जो है क्रेता से क्या लिखवा लेता है, एक जो है विपत्र लिख लेता है। विपत्र विक्रेता ही लिखता है और उसे क्या करता है, क्रेता से क्या करवा देता है, क्रेता से स्वीकृति प्रदान करवा लेता है, स्वीकृति ले लेता है क्रेता से कि मैं अमुक तारीख तक जो है इस राशि का भुगतान मैं विक्रेता को कर दूंगा।
समझ रहे हैं? मतलब क्या होता है, आजकल उधारी का ज़माना है और उधार जब माल बेचते हैं तो मतलब जो भी क्रेता है वो वापस अगर राशि नहीं करता, कई बार राशि डूबने की संभावना होती है। उस स्थिति में विक्रेता क्या करता है, उस राशि की सुरक्षा हेतु विक्रेता विपत्र लिखता है और उस विपत्र को क्या करता है, क्रेता से स्वीकृत करा लेता है, मतलब क्रेता का हस्ताक्षर करवा लेता है और उसमें यह उल्लेख रहता है कि अमुक राशि मैं क्रेता को या विक्रेता को मतलब एक निर्धारित तिथि रहता है, उस निर्धारित तिथि तक मैं भुगतान कर दूंगा। और अगर वो उस निर्धारित तिथि तक नहीं करता, उस स्थिति में जो है विक्रेता क्रेता के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसलिए जो है विपत्र के इस व्यापार में जो है बहुत महत्व है। तो ये जो है क्रेता के लिए देय विपत्र होता है, लेकिन विक्रेता के लिए क्या होता है, प्राप्य विपत्र होता है, क्योंकि विक्रेता जो है इस विपत्र को क्या करता है, प्राप्त करता है। स्वीकृति के बाद वो क्रेता से ले लेता है, इसको विक्रेता के पास रहता है। ठीक है, तो एक निश्चित अवधि के बाद जो है विक्रेता जो है इस विपत्र को क्रेता के पास भुगतान हेतु भेजता है और क्रेता को उसका भुगतान करना पड़ता है। यदि क्रेता इसका भुगतान करने से मना करता है तो उस स्थिति में जो है विक्रेता इसके क्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मतलब जो भी न्यायालय में जाकर उसका पेमेंट के लिए वो कानूनी कार्रवाई करेगा और उस कानूनी कार्रवाई के दौरान कर जो है अपना भुगतान प्राप्त कर सकता है, जिससे क्रेता के ऊपर जुर्माना भी लग सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी आपको इतना ही समझना है कि प्राप्य पत्र क्या है। तो जब भी देखिए प्राप्य पत्र को अभी यहाँ पर बस यही समझिए कि प्राप्त विपत्र मतलब जो भी हमारे पास बिल, हुंडी, प्राप्त बिल, हुंडी एक चेक बोल सकते हैं आप। प्रतिज्ञा पत्र मतलब प्रतिज्ञा करता है क्रेता कि मैं अमुक तारीख तक मैं अपने जो पैसा है उसको मैं विक्रेता को लौटा दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रतिज्ञा करना, तो उसका पत्र होता है। ठीक है, लेटर में लिख करके देता है। उसके बाद विलेख का प्रारंभिक लेखा करने की बही को प्राप्य पत्र बही कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवपत्र बही, मैंने अभी आपको समझाया कि व्यापारी द्वारा किए जाने वाले भुगतान में जो विपत्र स्वीकृत किए जाते हैं, व्यापारी द्वारा किए जाने वाले भुगतान में जो विपत्र स्वीकृत किए जाते हैं उनका प्रारंभिक लेखा करने की बही को देवपत्र बही कहते हैं। क्या होता है, व्यापारी भी तो किसी व्यापारी बड़े व्यापारी से लेता है सामान, छोटा व्यापारी क्या करता है, बड़े व्यापारी से सामान खरीद करके लाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, ऐसे स्थिति में व्यापारी द्वारा किए जाने वाले भुगतान मतलब जो भी छोटा व्यापारी वो बड़ा व्यापारी को जो भी किया जाने वाले भुगतान में विपत्र स्वीकृत किए जाते हैं, जो भी विपत्र को स्वीकृत करता है उनका प्रारंभिक लेखा वह अपनी बहियों में लिखता है। उस बही को क्या बोलते हैं हम, देवपत्र बही कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं मुख्य जनरल क्या होता है, तो ऐसे व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा करने की बही जिनका प्रारंभिक लेखा क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य बिल बही, देय विपत्र बही में नहीं हो पाता, उसे मुख्य जनरल में किया जाता है। मतलब ऐसा व्यवहार है जिसका प्रारंभिक लेखा मतलब शुरुआत में जो लेखा करते हैं उसका लेखा जो है प्रारंभिक लेखा क्रय बही में नहीं कर पाते, विक्रय बही में नहीं हो पाता, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य पत्र बही, देय पत्र बही में इन सब में नहीं हो पाता है, उसको किस में लिखते हैं, तो मुख्य जनरल में लिखा जाता है। ये मुख्य जनरल मतलब दैनिक पंजी है एक प्रकार का, ये भी एक मुख्य जनरल है। मुख्य जनरल मतलब एक प्रकार की मुख्य बहियाँ हैं लेखा करने की, प्रारंभिक प्रविष्टि करने की। मुख्य जो पंजी प्रविष्टि जो आप पहले पढ़े हैं वही है, तो इसमें किया जाता है। ठीक है, तो आपको इसको समझना है। तो मुख्य जनरल क्या है, तो इन सब व्यवहारों का लेखा जिस बही में नहीं किया जाता उनका लेखा किस में किया जाता है, मुख्य जनरल में किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप समझ गए हैं, यहाँ पर भी समझ गए हैं कि परिचय क्या होता है इसका सहायक बही का। तो आज हम सहायक बही के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जो है घर में सहायक बहियों के लाभ, रोजनामचे के उपविभाजन का लाभ, इसको घर में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। पहला तो समय एवं श्रम की बचत, कार्य विभाजन, विवरण प्राप्ति में सुगमता, अशुद्धियों की संभावना में कमी, इन सब टॉपिक को आपको घर में पढ़ना है। जो चीज़ें ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है उनको, या मैं जो है सबको वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो आप इन जो चीज़ें घर में पढ़ने लायक हैं उनको मैं बता देता हूँ। सहायक बहियों के लाभ को आप घर में पढ़िए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए अब हम कहाँ चल रहे हैं, तो हम सबसे शुरू करते हैं। सबसे शुरुआत में हम क्रय बही या क्रय पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। क्रय बही या क्रय पुस्तक का हमने पढ़ा है कि जो भी लेन देन उधार में हुआ है उनको लेखा करने के लिए जिस बही का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रय बही या क्रय पुस्तक कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा पढ़ करके मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आपको भी पूरी चीज़ें स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। प्रत्येक बड़े व्यापार गृह में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में माल उधार खरीदा जाता है। प्रतिदिन क्या होता है, बड़ी मात्रा में, यहाँ पर शब्द को देखिए, बड़ी मात्रा में, बड़ा व्यापार है तो बड़ी मात्रा में माल खरीदेंगे। तो बड़ी मात्रा में जब माल खरीदा जाता है तो उधार खरीदे गए माल का लेखा पृथक से करने, उधार खरीदे गए माल का लेखा पृथक से करने हेतु ऐसे व्यापार गृह में जिस बही का उपयोग किया जाता है। जब भी उधार खरीदे गए माल का लेखा अगर पृथक से करने मतलब अलग से कर रहे हैं, तो अलग से करने हैं तो जिस बही का प्रयोग करेंगे उस बही को हम क्या बोलते हैं, तो उस बही को हम क्या बोलते हैं, क्रय बही कहते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर समझना है, जो भी उधार माल है जो खरीदे हैं उसका लेखा करने के लिए जिस बही का प्रयोग किया जाता है उस बही को हम क्या बोलते हैं, क्रय बही कहते हैं। इसी बही को बीजक बही, क्रय रोजनामचा या क्रय दैनिक बही भी कहा जाता है। देखो 3 प्रकार हो गया, बीजक बही, क्रय रोजनामचा या क्रय दैनिक बही भी कहा जाता है। क्रय बही में माल के मूल्य के साथ माल के पैकिंग सामग्री या बारदाना आदि का मूल्य भी शामिल कर लिखा जाता है, क्योंकि इस प्रकार की प्राप्त सामग्री को क्रय का एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, क्रय बही में किन किन व्यवहारों का लेखा किया जाता है। देखिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, तब जाकर के आपको पूरी चीज़ें स्पष्ट होंगी। ठीक है। तो देखिए क्रय बही में किन किन व्यवहारों का लेखा किया जाता है, तो इस बही में केवल निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा किया जाता है। देखिए पहला चीज़, उधार खरीदे गए माल का लेखा किस में करते हैं, क्रय बही में करेंगे। दूसरा, माल के साथ क्रय किए गए बारदाने या अन्य पैकिंग सामग्री, जो भी माल के साथ मतलब जो भी उधार खरीद रहे हैं जो माल, उसके साथ में अगर कोई भी बारदाने या अन्य पैकिंग सामग्री है तो उसका लेखा हम करेंगे। ठीक है। उसके बाद है, क्रय बही में क्रय के कौन से व्यवहारों को नहीं लिखा जाता। तो क्रय बही में कौन से व्यवहारों को नहीं लिखा जाता, तो पहले मैं बता चुका हूँ कि इसमें तो स्पष्ट है उसके अर्थ से कि क्रय बही में केवल उधार व्यवहारों का लेखा किया जाता है। तो पहला चीज़ हो गया कि इसमें किसका लेखा नहीं करेंगे, नगद का लेखा नहीं होगा। मतलब क्रय नगद क्रय के हैं, इससे रोकड़ बही में लिखा जाता है। नगद क्रय का लेखा क्रय बही में नहीं किया जाता, रोकड़ बही में करेंगे। ठीक है। उसके बाद प्रेषण या अथवा चालान पर प्राप्त माल, प्रेषण या चालान पर प्राप्त माल। प्रेषण या चालान क्या होता है, तो पिछले वीडियो को आप देखिए, मैंने प्रेषण और चालान के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो प्रेषण या चालान पर तो यह क्रय नहीं है, इसलिए इसे क्रय बही में नहीं लिखा जाता। प्रेषण मतलब होता है अगर कोई एजेंट है, कोई एजेंट मतलब कोई ऐसा कोई बिजनेसमैन है या ऐसा कोई व्यवसाय है जिसका अलग अलग जगह जो है एजेंसी है अलग अलग स्थानों पर, तो उन स्थानों पर माल को विक्रय करने के उद्देश्य से अगर भेजा जाता है तो वो प्रेषण पर या चालान पर भेजा गया माल कहलाता है, और वो प्रेषण और चालान पर प्राप्त माल का लेखा क्रय बही में नहीं किया जाता। ठीक है। स्वीकृति पर प्राप्त माल, तो कोई भी स्वीकृति पर जो माल प्राप्त हुआ है उसका भी एंट्री नहीं करेंगे। संपत्तियों के क्रय का लेखा, तो संपत्तियों का जो भी क्रय है उसका भी लेखा हम क्रय बही में नहीं करेंगे। जैसे उधार खरीदे गए फर्नीचर, मशीन आदि का लेखा, जब भी उधार भी खरीदेंगे तो भी हम संपत्तियों का लेखा जो है क्रय बही में हम नहीं करेंगे। क्रय बही में केवल माल से संबंधित जो व्यवहार है उसका लेखा, उधार व्यवहार का लेखा होता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं क्रय बही में लेखा करने की विधि। तो एक होती है संपूर्ण विवरण विधि। क्रय बही में क्या होती है, संपूर्ण विवरण विधि। तो इसको मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ। तो यह है, इस विधि के अनुसार क्रय बही में बीजक का संपूर्ण विवरण, बीजक का नकल उतारा जाता है। मतलब जो भी बीजक में लिखा है, बीजक मतलब आपका जो क्या बोलना चाहिए, बिल,
बिल में जो लिखा है उसको उतार देते हैं, जैसे विक्रेता का नाम, माल की मात्रा, माल का विवरण, दर, कुल राशि, व्यापारिक बट्टा तथा शुद्ध राशि का पूर्ण विवरण दर्शाया जाता है। इस विधि से लेखा करने पर सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आवश्यकता पड़ने पर क्रय बही से पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, किंतु दोष यह है कि इसमें समय और श्रम का अत्यधिक अपव्यय होता है। समय और श्रम का क्या होता है? अत्यधिक अपव्यय होता है। किसमें? संपूर्ण विवरण विधि में। ठीक है, तो ये देखिए क्रय बही का प्रारूप, यहाँ पर क्रय बही का प्रारूप है, इसमें क्या क्या लिखना है। तो क्रय बही का प्रारूप में देखिए दिनांक, विवरण, बीजक क्रमांक, खाता पृष्ठ क्रमांक, राशि और शुद्ध राशि, इतनी चीज़ें लिखना है। दिनांक में हम दिनांक लिखेंगे, क्रय की तिथि लिख देंगे। विवरण में क्या होगा? जो भी विवरण है उसमें उसको लिखेंगे, जैसे विक्रेता का नाम लिख दे, उसके नीचे जो भी माल खरीदे हैं उसका विवरण लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बीजक क्रमांक, बीजक क्रमांक में क्या रहेगा? तो बीजक क्रमांक में जो भी बीजक है मतलब उसका बिल का जो नंबर है उसको लिखेंगे। खाता पृष्ठ क्रमांक में जो है हमने इस विवरण को खाता पृष्ठ में कौन से पेज पर खतौनी किया है, जब हम खाता बही के बारे में पढ़ेंगे तब उस समय समझेंगे। और तो खाता पृष्ठ में कौन से पेज पर खतौनी किया गया है उसका क्रमांक डालेंगे। फिर राशि लिखेंगे कि कितने का सामान है। राशि में मतलब क्रय किया गया जो भी माल है, प्रत्येक माल का मूल्य की जो है विशेष मतलब विस्तृत जानकारी जो है यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, राशि में। उसके बाद शुद्ध राशि में क्या होगा? जो खरीदे गए माल है उसकी शुद्ध रकम को लिखी जाती है जिसका भुगतान हमको किया जाना है। जैसे होता है ना कि व्यापारिक बट्टा दिए हैं तो उसके साथ कितनी की राशि की है, और उसके व्यापारिक बट्टा को छोड़ करके, नगद बट्टा को छोड़ करके राशि, शुद्ध राशि जिसका भुगतान किया जाना है उसके बारे में यहाँ पर रहेगा, तो उसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बट्टा के बारे में दिया हुआ है। दूसरा देखिए, दूसरा विधि, पहला तो हम देख लिए संपूर्ण विवरण विधि, पहला क्या देखे? संपूर्ण विवरण विधि, और दूसरा जो है वो है संपूर्ण विधि। संपूर्ण विधि, इस विधि में व्यापारिक बट्टे को राशि खंड में माल के मूल्य में घटाए हुए दर्शाया जाता है तथा माल की शुद्ध राशि खंड में लिखी जाती है। ठीक है, संक्षिप्त विधि को, यहाँ पर संक्षिप्त विधि को देख रहे थे। संक्षिप्त विधि में, इस विधि में बीजक की सभी बातें जो है नहीं लिखी जाती, केवल विक्रेता का नाम एवं शुद्ध देय राशि ही लिखी जाती है। समझ रहे हैं? बीजक की सभी बातें को क्या कहते हैं? उतारते नहीं हैं, मतलब लिखते नहीं हैं, केवल विक्रेता का नाम लिख देंगे और उसमें शुद्ध जो राशि है उसको लिख दी जाती है। अर्थात राशि है तो केवल एक कॉलम ही शुद्ध राशि का ही होता है। इस विधि से सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें समय की बचत होती है, किंतु दोष यह है कि भविष्य में यदि जानकारी प्राप्त करनी हो तो इस विधि से प्राप्त नहीं हो पाती, अतः बीजक को सुरक्षित रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस विधि में जो है पूरा नहीं रहता, इसलिए बीजक को रखना पड़ता है। बीजक मतलब आपका जो भी बिल है उसको, और अगर बीजक नहीं है तो फिर आप उसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। भविष्य में अगर आपको ज़रूरत पड़े कभी कि कितने का सामान हमने क्या खरीदा था, नहीं खरीदा था, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो आगे चलते हैं व्यापारिक बट्टा। पहले भी पढ़ाया हूँ व्यापारिक बट्टा को। तो व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट, तो संपूर्ण विधि में क्या होता है? इस विधि में व्यापारिक बट्टे को राशि खंड में माल के मूल्य में घटाते हुए दर्शाया जाता है। देखो संपूर्ण विधि जो है हम लोग पहले जो पढ़े हैं उस विधि में क्या होता है कि व्यापारिक जो बट्टा है उसको जो है माल के मूल्य में क्या होता है? घटाते हुए क्या करता है? दर्शाया जाता है। माल की शुद्ध राशि खंड में लिखी जाती है। जबकि देखो संक्षिप्त विधि में, इस विधि के अनुसार राशि का एक ही खंड रखा जाता है। राशि का क्या रहता है? एक ही खंड रखा जाता है। अतः इस खंड में माल के मूल्य से बट्टा काट कर प्राप्त शुद्ध राशि को लिखा जाए। मतलब बट्टा को जो है बाहर में घटा करके हम सीधा शुद्ध राशि को ही लिखेंगे, अर्थात बट्टे को बही में प्रदर्शित नहीं किया जाता। बही में मतलब जो भी लिख रहे हैं उसमें प्रदर्शित नहीं करेंगे। क्रय बही और क्रय पुस्तक और क्रय खाते में अंतर क्या होता है? आप इसको पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो क्रय खाता अलग होता है, क्रय पुस्तक अलग होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए उदाहरण क्रमांक 1 को देखिए। उदाहरण क्रमांक 1 में लिखा है, आज हम जो है एक उदाहरण को पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण क्रमांक 1 में लिखा है, निम्नलिखित व्यवहारों को क्रय बही में लिखिए। तो 2000 जनवरी 1 शंकर को 1000 रुपये का माल 10% व्यापारिक कटौती पर खरीदा। शंकर को क्या किया?
1,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक कटौती पर खरीदा का मतलब 1,000 रुपये का सामान है, उसको 10% मतलब इसमें से 10% छूट है, तो 10% छूट पर ख़रीदा, तो 1,000 का 10% कितना होता है 100 रुपये होगा। इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालेंगे 1,000 गुणित 10/100 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से ये कट जाएगा, ये दोनों कट गया, तो कितना बचा 100 रुपये बचा। तो ये है 10% कितना, 1,000 का 10% 100 रुपये, मतलब 1,000 की राशि में 100 रुपये को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और कितने रुपये का हो जाएगा वो, 900 रुपये का हो जाएगा। तो ये शंकर से 1,000 रुपये का माल व्यापारिक कटौती पर खरीदा, पहला क्वेश्चन में पॉइंट है। दूसरा है श्याम से 640 रुपये माल क्रय किया, और तीसरा है मोहन से नगद माल खरीदा 200 रुपया, और सोहन से 400 रुपये का माल 5% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया, बिक्री कर 2%। अब समझना है हमको कि क्रय बही क्या है। तो क्रय बही में केवल और केवल कौन से व्यवहारों को लेखा किया जाता है, तो केवल और केवल जो है उधार खरीदे गए व्यवहारों का लेखा किया जाता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर देखिए उसका क्रय बही बनाया हुआ है, दिनांक, विवरण, बीजक क्रमांक, खाता प्रश्न, राशि, शुद्ध राशि। अब हमको समझना है, पहला जो क्वेश्चन था वह था शंकर से 1,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक कटौती पर खरीदा। यहाँ पर देखिए लिख दिए श्री शंकर, यहाँ पर घटाया कितना 10% व्यापारिक बट्टा, यहाँ पर दिया ना व्यापारिक बट्टा, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे घटाया 10% व्यापारिक बट्टा। चूँकि हम संपूर्ण विधि ये क्या है एक संक्षिप्त विधि में बना रहे हैं, तो यहाँ पर 10% व्यापारिक बट्टा यहाँ पर लिख दिए, और संपूर्ण विधि से बन रहा है, यहाँ पर राशि है, शुद्ध राशि है, इसलिए आपको समझना है कि कौन सा संपूर्ण विधि है और कौन सा संक्षिप्त विधि है। तो संपूर्ण विधि से बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दिए श्री शंकर और घटाया 10% व्यापारिक बट्टा, बस इतना ही लिखना है आपको। यहाँ पर बीजक क्रमांक 1 केवल नंबर को डाल दिए हैं, और यहाँ पर 1,000 रुपये में से 100 रुपये क्या कर दिया माइनस कर दिए, क्योंकि इतना रुपये घटाए हैं इसलिए। तो ये कितना हो जाएगा 900 रुपया शुद्ध राशि, इसी का भुगतान करना है हमको। फिर दूसरा दिया है क्या, श्याम से 640 रुपये का माल क्रय किया। देखिए श्याम से माल क्रय किया मतलब ये उधार है, इसलिए इसका एंट्री जो है इसमें हुआ श्री श्याम। दूसरा नंबर यहाँ पर 640 डायरेक्ट लिख दिए। यहाँ पर क्यों नहीं आया राशि, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई चीज़ को घटाना नहीं था, किसी भी इस राशि में कोई घटाने लायक नहीं था, किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं था, इसलिए नहीं घटाया, डायरेक्ट हम यहाँ पर शुद्ध राशि में लिख दिए। फिर है तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा पॉइंट है मोहन से नगद माल खरीदा, इसकी एंट्री होगी क्या, इसको हमको समझना है। तो मैं बताया हूँ कि क्रय बही में केवल उधार व्यवहारों का एंट्री होता है, तो यहाँ पर नगद शब्द दिया मतलब इसकी एंट्री नहीं होगी। क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, सोहन से 400 रुपये का माल 5% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया, बिक्री का 2%। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे हम श्री सोहन, और यहाँ पर घटाया क्या 5% व्यापारिक बट्टा, तो 400 में व्यापारिक बट्टा घटा देंगे 5% कितना होगा 20 रुपये, और इसको घटाने के बाद कितना आया 380 रुपया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें बोल रहा है बिक्री कर कितना है 2% बिक्री कर है, तो बिक्री कर को भी क्या कर दिए इसको जोड़ दिए। ठीक, हमको क्या बिक्री कर देना पड़ता है। ठीक है, जब भी हम सामान खरीदेंगे, यहाँ पर जोड़ा क्यों लिखा है आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमको उसमें जो है बिक्री कर मतलब जीएसटी जो है देना पड़ता है। ठीक है, तो उस जीएसटी को हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, तो 380 रुपये में जीएसटी 2% बोला, तो 380 रुपये में जीएसटी निकाल लिया हमने। कितना निकला 7 रुपये 60 पैसे। इसी राशि पर निकालेंगे ये, तो इतने राशि पर ये निकालने के बाद इतनी की राशि में इसको जोड़ दिए दोनों को, तो कितना हो गया 387 रुपये 60 पैसा, और इन दोनों की राशि को क्या कर देंगे यहाँ पर टोटल कर देंगे। तो आपको इस प्रकार से क्रय बही को बनाना है, बहुत सरल है। क्रय बही में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, एकदम सरल है ये क्रय बही बनाना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नोट में लिखा है कि 7 जनवरी का व्यवहार रोकड़ व्यवहार है, इसलिए अतः इसे क्रय बही में नहीं लिखेंगे।
यहाँ पर देखिए 7 जनवरी मोहन से नगद माल खरीदा। मैं आपको बताया हूँ कि नगद शब्द दिया इसलिए इसको रोकड़ बही में नहीं लिखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप जो है क्रय बही का जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड हैं जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं उन तक जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि सबको घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन मिल सके। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।